नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस पॉलिटी के क्लास के अंदर भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं। उन प्रश्नों का हम अपने इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए आपको तो इसको लाइक भी ज़रूर करना। तो देखते हैं आज की अपनी क्लास का पहला प्रश्न है, वो क्या है। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने, यानी चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन कौन सा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा पहला कथन है, भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को संविधान के अनुसार की गई। दूसरा यहाँ पर अपना ऑप्शन है, बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना 1995 में की गई। तीसरा हमारा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात निर्योग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है। और यहाँ पर द ऑप्शन है, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है और उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। और यहाँ पर पांचवा अपना अनुत्तरित प्रश्न का जो ऑप्शन है जो हाल ही में शुरू किया गया है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें सही कथन पहचानना है, तो हमारा सही कथन है वो सही हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात निर्योग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है। आगे वाला अपना प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श द्वारा की जानी चाहिए। ये किसने कथन कहा था। तो पहला ऑप्शन है इंद्रजीत गुप्त समिति, दूसरा ऑप्शन है तारकुंडे समिति, तीसरा ऑप्शन है सादिक अली समिति, और यहाँ पर अपना चौथा ऑप्शन है दिनेश गोस्वामी समिति, और यहाँ पर पांचवा ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न। तो अपना ऑप्शन जो दैव है वो सही हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति ने यह सिफारिश की थी। प्रश्न नंबर 3 है अपना, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचानिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को संविधान के अनुसार की गई थी। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है, बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1990 से लागू है। तीसरा ऑप्शन है, रमा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। और चौथा ऑप्शन है, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं और उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। और यहाँ पर अपना अंतिम जो ऑप्शन है वो अनुत्तरित प्रश्न का दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर सही कथन कौन सा है, रमा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ये ऑप्शन यहाँ पर अपना सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे 4 नंबर प्रश्न है अपना, भारत के निम्नलिखित मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, सुनील अरोड़ा, एस.वाई. कुरैशी, टी.एन. शेषन, जे.एम.एस. लिंगदो और वी.एस.ए. संपत। तो इनका हमें कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो अपना ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर। तो पहला कौन है, टी.एन. शेषन, दूसरा है जे.एम. लिंगदो है, और यहाँ पर उसके बाद में 3 नंबर पर है एस.वाई. कुरैशी, फिर 4 नंबर पर है वी.एस. संपत, और फिर अपना अंतिम जो है वो है सुनील अरोड़ा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 5 है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। यानी एक देश एक चुनाव अगर ये लागू किया जाता है तो किस अनुच्छेद के अंदर
संशोधन की आवश्यकता हमें सबसे पहले होगी। तो अनुच्छेद 83 में, अनुच्छेद 172 में, अनुच्छेद 356 में और अनुच्छेद 246 में। तो उपयुक्त में से कोई उत्तर है वो सही नहीं है, या उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है उन पर हमें विचार करना है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। 2 नंबर ऑप्शन है, 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। तीसरा ऑप्शन है, वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों में विजयी हुआ हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना 2 है, ये सही हो जाएगा। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए कि तथ्य हैं उनको हमें पर पढ़ना है। तो पहला है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। दूसरा ऑप्शन है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ऑप्शन कौन से सही हैं, वो हमें बताना है। तो हमारी ये दोनों ऑप्शन है वो सही हैं कि यहाँ पर भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, ये ऑप्शन भी अपना सही है। और दूसरा ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है, भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ये ऑप्शन भी अपना सही है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेता है। यानी अनुच्छेद 103 के तहत कि लोकसभा सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित अगर कोई भी निर्णय देता है तो वो उससे पहले सलाह वो किसके लेता है वो हमें बताना है। तो किसकी सलाह लेता है, लोकसभा अध्यक्ष की, निर्वाचन आयोग की, उच्चतम न्यायालय की, महान्यायवादी की। तो वो किसकी सहायता लेता है, तो निर्वाचन आयोग की सहायता लेता है। 9वां हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 325, या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक ऑप्शन है वो भी सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 है वो निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित प्रावधान करता है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है, यानी उनके बराबर उनको वेतन है वो मिलता है। दूसरा हमारा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। किसका कार्यकाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो इन कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों यहाँ पर सही है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है वो गलत है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। आगे वाला अपना प्रश्न नंबर 11 है, लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1, लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों एवं 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। दूसरा यहाँ पर कथन है, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है,
परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर कौन से हमारे ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों गलत हैं और ऑप्शन 3 है वो हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 1 और 3 गलत हैं। ऑप्शन पहला और तीसरा गलत है, ऑप्शन 2 है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 12 है अपना, भारत के विधि आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवेदन निर्वाचकीय सुधारों निर्भरताओं से संबंधित नहीं है। विधि आयोग तो वो हमें बताना है। 170 प्रतिवेदन, 170 प्रतिवेदन, 244वां प्रतिवेदन, 255वां प्रतिवेदन या फिर 275वां प्रतिवेदन। तो यहाँ पर 275वां प्रतिवेदन है वो निर्वाचकीय सुधारों से संबंधित उनकी योग्यता या अयोग्यता को निर्धारित करता है। प्रश्न 13 है अपना, निर्वाचन आयुक्त के बारे में निम्नलिखित में से अभिकथन सही है वो हमें बताना है। निर्वाचन आयुक्त के बारे में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा ऑप्शन है उन्हीं आधारों पर अपने पद से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ऑप्शन तीसरा है मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुतियों के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है उनके पद का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है उसके लिए होता है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन द है वो 1, 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे। पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन है वो अपने सही हो जाएंगे। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। प्रश्न 14 अपना, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ऐसे प्रश्न आजकल के एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनका आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है कथन और कारण का, जिनमें एक अभिकथन है पहला और दूसरा तर्क है उसका आर, यानी अभिकथन ए है और तर्क उसका आर है। जो हमें पहला है वो कथन, दूसरा उसका कारण है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता, पहला। दूसरा है उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, हटाया नहीं जा सकता क्योंकि उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर पहला तो कथन है और दूसरा उसका कारण है। तो यहाँ पर कथन ए सही है परंतु जो उसका कारण है ना वो गलत है, क्योंकि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न 15 है अपना, निम्नलिखित में से किस आम निर्वाचन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आजकल का ये करंट इश्यू है। तो कौन से चुनावों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग है वो सबसे पहले किया गया था। तो 2004 के जो लोकसभा चुनाव थे उनके अंदर, आम चुनाव थे उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था, जिनको ईवीएम कहते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंध नहीं है, यानी निर्वाचन सुधारों से संबंधित कौन नहीं है। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, एएन बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति है वो। तो यहाँ पर एन बोहरा समिति है वो निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है अपनी। प्रश्न नंबर अपना 17 यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है वो हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला अपना ऑप्शन है यहाँ पर एसपी सेन वर्मा, सुकुमार सेन, जेएस लिंगदो है, टीएन शेषन। दूसरा हमारा ऑप्शन है सुकुमार सेन, एसपी सेन वर्मा, टीएन शेषन, जेएम लिंगदो है। तीसरा ऑप्शन है एसपी सेन वर्मा, टीएन शेषन, सुकुमार सेन, जेएम लिंगदो है। और चौथा ऑप्शन है सुकुमार सेन, टीएन शेषन, एसपी सेन वर्मा और जेएस लिंगदो है। तो यहाँ पर हमें कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर ब ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, सुकुमार सेन, उसके बाद एसपी सेन वर्मा, उसके बाद टीएस शेषन, उसके बाद जेएस लिंगदो है। ये इनका कालक्रम के अनुसार
जो व्यवस्थीकरण है वो है। प्रश्न अपना 18वां है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला अपना ऑप्शन है, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन ब है, यानी जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 19वां अपना प्रश्न है, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित करना है कि एक नागरिक को मताधिकार के अयोग्य कैसे उसको ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन से सही हो जाएगा। अपराधी हो, भ्रष्ट या अवैधानिक हो, आचरण गैर या आचरण उसका गलत हो, या फिर गैर निवासी हो, यानी यहाँ का रहने वाला नहीं हो, तो उसको मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। 20वां प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात भारत में चुनाव प्रक्रिया में सार्वभौम मताधिकारों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद कब किया गया, कौन से प्रांत में किया गया? पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मणिपुर के अंदर। तो यहाँ पर मणिपुर में सबसे पहले सार्वभौम मताधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया गया था। प्रश्न 21वां अपना, राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या है वो कितनी थी? यानी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 पुराने चुनाव की यहाँ पर चर्चा हो रही है, उस समय का प्रश्न है ये। तो उस समय राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे, उनकी संख्या कितनी थी वो हमें बतानी है। 4 थी, 5 थी, 6 थी या 7 थी? तो उसमें 7 जो राष्ट्रीय पार्टियां थी वो उस चुनाव के अंदर भाग लिया था उन्होंने। प्रश्न 22वां अपना, निम्न में से किस राजनीतिक दल को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 7 जून 2019 को राज्य दल की मान्यता प्रदान की गई? यानी 7 जून 2019 को, ये भी पुराना प्रश्न है। राष्ट्रीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, सही ऑप्शन है भारत वाहिनी पार्टी, और यहाँ पर अपना द ऑप्शन है इसके अंदर बहुजन समाज पार्टी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उसको राज्य दल की मान्यता प्रदान की गई थी 7 जून 2019 को। 23वां प्रश्न है अपना, भारत निर्वाचन आयोग की पहल हेलो वोटर्स वेब रेडियो है। निम्न में से कार्यक्रमों की कौन सी एक सूची है जो यहाँ पर उस रेडियो कार्यक्रम के अंदर प्रसारित की जाती है, उसको हमें बताना है। तो उसमें चुनाव की कहानियाँ बताई जाती हैं। ऑप्शन पहला अपना सही हो जाएगा, मत एवं मूल्य, हम किसी से कम नहीं और मतदान में विश्वास आदि ऐसे कार्यक्रम हैं वो प्रसारित किए जाते हैं। प्रश्न अपना 24वां है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर है वो चुनना है हमें। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के अंदर हमें मिलान है वो करना है। तो यहाँ पर अपना सूची 1 के अंदर 326, 327, 328, 329, इनको हमें दूसरी सूची आगे दी हुई है, उस सूची के साथ हमें इसको मिलान है वो करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो हमारा ब उत्तर सही हो जाएगा। जो ए है उसके अंदर तीसरा है उसको मिला देंगे यहाँ पर कि 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वैश्विक मताधिकार के आधार पर होना, ये इसके अंदर तय किया गया था। और दूसरा है बी है, उसके अंदर पहला ऑप्शन अपना हो जाएगा। 327 में विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति है वो निर्धारित यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर 328 जो हमारा दिया हुआ है, इसके अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा सी के साथ मिलान, किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति है वो तय की गई थी। और डी में हो जाएगा यहाँ पर अपना दूसरा कि 329 के अंदर निर्वाचन संबंधी मामलों में
न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है यहाँ पर। आगे देखते हैं हम, आगे वाला अपना प्रश्न है वो 25वां प्रश्न क्या कह रहा है। राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से कौन नियत करता है, यानी मतदान का समय कौन तय करता है। तो ये हम सब जानते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग है वो राज्यों की विधानसभा और भारत के आम चुनावों को करवाने का सारा दायित्व किसका है, भारत निर्वाचन आयोग का है। तो भारत का निर्वाचन आयोग ही समय तय करता है। 26वां प्रश्न है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत 7 राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त संदान की घोषणा का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर हमें 29 क, तो यहाँ पर अपना उत्तर 29 क है वो सही हो जाएगा। 27वां अपना प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला अपना कथन है, निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी संवैधानिक प्रावधानों भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 जो 26 नवंबर 1949 से लागू किया गया था। या फिर ऑप्शन अपना ब है यहाँ पर दिया हुआ, निर्वाचन आयोग का केंद्रीय कार्यालय 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया। और यहाँ पर अपना ऑप्शन सी है वो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 नवंबर 1990 को निर्वाचन आयोग को पहली बार बहुसदस्यीय निकाय है वो बनाया गया था। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केवल ए एवं बी ही यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। 28वां अपना प्रश्न है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के तहत एक नया राजनीतिक दल पंजीकृत किया जा सकता है। तो वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की कौन सी धारा है जिसके अंदर एक नया राजनीतिक दल पंजीकृत किया जा सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 35 है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 है, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 है, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20A। या फिर ये प्रश्न है वो अनुत्तरित हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना स ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत किसी भी राजनीतिक दल को पंजीकृत किया जा सकता है। तो ये अपना आज की अपनी ये क्लास थी। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।